इंग्लिश ट्यूटोरियल क्लासेस पर मैं उदय शंकर सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल 29 मार्च का एनालिसिस। दोस्तों, यह एनालिसिस एडिटोरियल में यूज़ किए गए ग्रामर रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और नए इंग्लिश वर्ड्स पर बेस्ड होगा। क्लास शुरू करें इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं नए बैच के बारे में जो 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है सुबह 8:30 बजे, इन क्लास भी और ऑनलाइन भी। मतलब अगर आप चाहें तो एक क्लास में आके पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। आप कहीं भी इंडिया में हैं, कहीं से भी इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं और रियल टाइम लाइव इंटरैक्टिव क्लास ये होगा बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक बार नज़र डाल लीजिए इन सारे कोर्सेज पर आप। ये सारे कोर्सेज इन क्लास तो हैं ही, ऑनलाइन भी हैं। ऑनलाइन मेरे क्लासेस को अवेल करने के लिए आपको मेरा ऐप माई एग्ज़ाम स्टडी डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से। ये है मेरा सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, जिस पर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल के ज़रिए इन सभी कोर्सेज़ के बारे में या 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले इस नए कोर्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की, लेकिन ध्यान रखें कि आपको बीच में से स्किप नहीं करना है, क्योंकि सारे सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आपको सिखाने जा रहा हूँ, यूज़फुल चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही। अगर आप इंग्लिश में डे टू डे कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। ओपेसिटी रूल्स। ओपेसिटी मतलब आर पार नहीं दिखना। जैसे आप देखते हैं प्लास्टिक है, लकड़ी है, कपड़ा है, बहुत सारी चीज़ें, मेटल्स हैं, उनके आर पार आप नहीं देख सकते। तो यहाँ ओपेसिटी का यूज़ क्या इसी अर्थ में किया गया है? नहीं। जब कोई ऐसे रूल्स बने, ऐसे स्कीम आए, ऐसे प्लान बनाया जाए जिसमें पारदर्शिता ना हो, जिसमें लोगों को जानकारी देने पर प्रतिबंध लग जाए, तो उसे ओपेसिटी, उस स्थिति को भी ओपेसिटी कहते हैं, ठीक है। और रूल्स का मतलब तो आप जानते हैं नियम भी होता है, रूल्स का मतलब होता है शासन करना भी, ठीक है। और किस मुद्दे पर है? इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर ये एडिटोरियल है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? तो केंद्र सरकार जो है चुनावों में पार्टियों के फंडिंग को लेकर के एक नया नियम लेकर आई है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, ठीक है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चाहें तो कॉरपोरेट हाउसेज उन बॉन्ड्स को खरीदकर पार्टीज़ को फंड कर सकते हैं, और उसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं, ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं जिसमें आम जनता को यानी वोटर्स को उन पार्टीज़ के फंडिंग के बारे में कोई पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसीलिए बोला गया है ओपेसिटी रूल्स। तो आपको टाइटल का सार्थकता समझ में आ गया होगा। टैगलाइन क्या है आज का? द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम अंडरमाइंस द वोटर्स राइट। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम सब्जेक्ट है, अंडरमाइंस V5 वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और द वोटर्स राइट ये ऑब्जेक्ट है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाया गया है वो अंडरमाइन करता है। अंडरमाइन वर्ड पहले भी की एडिटोरियल में आ चुका है। अंडरमाइन करने का मतलब किसी चीज़ के महत्व को कम कर देना, उसको वीक कर देना, उसके इंटेंसिटी को, उसके पावर को कम कर देना। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो वोटर्स के राइट को अंडरमाइन करता है, उसके महत्व को कम कर देता है, उसको वीक कर देता है। वोटर का राइट कौन सा भाई? राइट तो बहुत सारे हैं वोटर्स के, तो कौन सा राइट? टू नो अबाउट फंडिंग ऑफ पार्टीज। पार्टीज के फंडिंग के बारे में जानने का जो वोटर्स का राइट है, उस राइट को अंडरमाइन करता है जो नया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर केंद्र सरकार आई है, ठीक है। मतलब आए दिन एडिटोरियल में आपको कुछ ना कुछ फजीहत देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ इसके पॉलिटिकल और इसके सोशल इफ़ेक्ट्स और इम्प्लीकेशंस पर नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे हर एक सेंटेंस में यूज़ किए गए ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को, ग्रामर के रूल्स को, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर एक बार जान लीजिए कि राइट टू डू समथिंग, ठीक है। राइट के बाद हमेशा 2+V1 यूज़ होता है, या फिर 2+ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ठीक है। टू नो अबाउट फंडिंग, अबाउट एक प्रीपोजिशन है, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगा वो V4 के रूप में होगा। चलिए आगे बढ़े। द रीजन्स, नाउन है, गिवन,
बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कारण फॉर नॉट स्टेइंग द इशुएंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर अनकन्विंसिंग। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रीजंस दिए गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इशुएंस को नहीं रोकने के पीछे, वो कारण कन्विंसिंग नहीं है। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ठीक है, अभी हमने बताया कि नाउन के बाद V3 आ गया, तो नाउन के बाद V3 आ गया मतलब वो थर्ड फॉर्म जो है रिलेटिव क्लाउज के बदले यूज किया गया है। द रीजंस विच वर गिवन, विच वर गिवन, ऐसा यूज कीजिए आप, या फिर आप बोल सकते हैं विच हैव बीन गिवन, विच हैव बीन गिवन। वो कारण जो दिए गए थे या दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किस चीज के पीछे, कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करने से रोक नहीं सकते हैं, वो कारण अनकन्विंसिंग है। क्या कारण दिए गए जरा देखिए भाई, तो क्या कारण दिए गए इस सेंटेंस में एक्सप्लेन किया जा रहा है। अ बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक बेंच का गठन किया गया जिसका अध्यक्षता, जिसके मुख्य कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं कौन, जस्टिस S.A. बोबडे हैं। उस बेंच ने कहा है, हैज सेड, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस, देयर इज नो जस्टिफिकेशन। देयर इज नो जस्टिफिकेशन का मतलब कोई कारण नहीं है, कोई उचित कारण नहीं है फॉर स्टेइंग, रोक लगाने के लिए इस स्कीम पर, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैव बीन रिलीज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, in 2018, 2019 and 2020 without any legal impediment। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता, चीफ जस्टिस जस्टिस S.A. बोबडे के अध्यक्षता वाली एक बेंच ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम पर रोक लगाने के पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि पहले भी 2018 में, 2019 में और 2020 में ये बॉन्ड रिलीज किए जा चुके हैं बिना किसी कानूनी रुकावट के। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा, हिंड्रेंस आप बोल सकते हैं, है ना, ऑब्स्टिकल बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बिना रिलीज किए गए हैं 3 साल। ये बात तो एक आम आदमी के भी समझ में आएगा कि अगर 3 साल कोई गलतियां दोहराई गई हैं तो क्या चौथे साल भी दोहराई जानी चाहिए। ये खैर मेरा व्यक्तिगत विचार था। आगे बढ़ते हैं। एंड दैट, और ये भी कहा कि सर्टेन सेफगार्ड्स हैव बीन प्रोवाइडेड, सर्टेन सेफगार्ड्स, सब्जेक्ट हैव बीन प्रोवाइडेड, कुछ खास सुरक्षा चीजों का प्रोविजन किया गया है, उपलब्ध कराया गया है इन द कोर्ट्स इंटरिम ऑर्डर ऑफ अप्रैल 12, 2019, 12 अप्रैल 2019 के कोर्ट के अंतरिम ऑर्डर में कुछ सर्टेन सेफगार्ड्स भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। इंटरिम का मतलब क्या होता है, इंटरिम का मतलब होता है नॉट फाइनल, अभी फाइनल ऑर्डर आना बाकी था। तो उस इंटरिम ऑर्डर में 12 अप्रैल 2019 को कोर्ट ने कुछ सर्टेन सेफगार्ड्स भी प्रोवाइड करवाए हैं। द कोर्ट आउट टू हैव कंसीडर्ड, ठीक है, कोर्ट को कंसीडर करना चाहिए था, सोचना चाहिए था। कोई भी मॉडल्स के साथ हैव प्लस V3 लगाते हैं तो पास्ट की बात होती है ना। तो आउट टू प्लस V1 करना चाहिए, आउट टू प्लस हैव प्लस V3 मतलब करना चाहिए था। द कोर्ट आउट टू हैव कंसीडर्ड, कोर्ट को सोचना चाहिए था कि जब अर्लियर ऑर्डर वाज पास्ट, ठीक है, जब पहला ऑर्डर दिया गया था, पहले का ऑर्डर दिया गया था, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, वाज पास्ट, तब द टाइम अवेलेबल वाज डीम्ड, जो समय उपलब्ध था उसको समझा जा रहा था या समझा गया था क्या, टू लिमिटेड, कि बहुत कम टाइम है फॉर एन इन डेप्थ हियरिंग, गहराई से सुनवाई के लिए। मतलब इस बार जो कोर्ट ने ये दलील दिया है कि 2018, 2019 और 2020 में ऑलरेडी इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम रिलीज किए जा चुके हैं
बिना किसी लीगल इम्पेडिमेंट के। इसीलिए इस बार भी उस पर स्टे ऑर्डर लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये बात बोलने वाली कोर्ट को ये बात सोचना चाहिए था कि जिस समय पिछला बार सुनवाई हुआ था उस समय जो था, टाइम बहुत लिमिटेड था, इतना लिमिटेड था कि उसका इन डेप्थ हियरिंग नहीं हो सकता था। इसलिए सर्टेन सेफगार्ड्स के साथ इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया गया था। वो फाइनल ऑर्डर नहीं था, इंटरिम ऑर्डर पास किया गया था। इस बार सुप्रीम कोर्ट को यह बात विचार करनी चाहिए थी। एन ऑर्डर favoring the continuance of the scheme cannot be repeated। एक ऑर्डर को रिपीट नहीं किया जा सकता है। कौन से ऑर्डर को? जो ऑर्डर फेवर कर रहा है कंटिन्यूएंस ऑफ द स्कीम को, फेवर कर रहा है। फेवरिंग यदि किसी नाउन के बाद V4 है तो समझिए कि वो रिलेटिव क्लाउज के ओमिशन के द्वारा हु, विच इज यहां पर होना चाहिए, विच इज फेवरिंग। ठीक है, एक ऑर्डर जो फेवर कर रहा है इस स्कीम के निरंतरता को, जो मतलब कह रहा है कि ये स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम निरंतर रूप से चलते रहना चाहिए, ये इस ऑर्डर को रिपीट नहीं किया जा सकता है ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल। देखिए यहाँ बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, नाउन, प्रीपोजिशन और फिर से नाउन। अगर यह दोनों नाउन सेम है तो याद रखिएगा कि दोनों नाउन अगर सेम है तो दोनों नाउन सिंगुलर रहेगा और विदाउट एनी आर्टिकल होगा। ठीक है, कभी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, विदाउट आर्टिकल्स इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो जो इस तरह का ऑर्डर, जो इस तरह के स्कीम को कंटिन्यू रखने के पक्ष में हो, इस तरह के ऑर्डर को साल दर साल रिपीट नहीं किया जा सकता है। कैन का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोर्शन ऑफ द 2019 ऑर्डर, देखिए ये नाउन है, द पोर्शन ऑफ द 2019 ऑर्डर, 2019 के ऑर्डर का वो हिस्सा। आस्किंग सीधे V4 आ गया है नाउन के बाद, तो हमने कहा था कि जब किसी नाउन के बाद V4 आ जाए तो वो रिलेटिव क्लाउज का ओमिशन है, विच वाज आस्किंग, ऐसे है। ठीक है, 2019 का ऑर्डर का, जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया था उसका वो हिस्सा जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को कहा गया था टू सबमिट, जमा करने के लिए, टू द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के पास, इन ए सील्ड कवर, सील्ड कवर में, ऑल डिटेल्स ऑफ द एनोनिमस कंट्रीब्यूशंस, उन एनोनिमस कॉन्ट्रीब्यूशंस, एनोनिमस कॉन्ट्रीब्यूशंस का मतलब गुमनाम सहयोग राशि, रिसीव्ड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और वो गुमनाम सहयोग राशि किस चीज के जरिए प्राप्त किए गए थे पार्टीज के पास? थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। ठीक है, was meant to avoid tilting the balance। उसका उद्देश्य क्या था? ताकि उस संतुलन को गड़बड़ा न दिया जाए इन फेवर ऑफ आइदर साइड, किसी भी पक्ष के फेवर में ना चला जाए संतुलन बिगड़ के। अब कौन कौन से पक्ष थे आइदर साइड में, कौन कौन थे? ठीक है, तो एक तो थी सरकार, जो कि एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जैसी चीज लेकर आई थी, जिसमें ओपेसिटी था, जिसमें ट्रांसपेरेंसी को किल किया गया था। संविधान में भारत के नागरिकों को यह हक दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कहां से, कितना और किस रूप में आ रहा है, इसका सवाल उठा के राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए कोई भी आम नागरिक इस चीज की सूचना प्राप्त कर सकता है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत कॉर्पोरेट हाउसेस को बहुत बड़ा लोचा होगा, इसमें आगे चल के हम बताएंगे, देखिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट हाउसेस सीक्रेट तरीके से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इलेक्शन के लिए, और ये सीक्रेट तरीके से कंट्रीब्यूशन वो एक से ज्यादा पार्टीज को कर सकते हैं। और अगर ये कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, जो डिसाइसिव होता है, जो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, क्रिटिकल होता है, इलेक्शन के रिजल्ट को किसी एक तरफ टिल्ट करने में, किसी एक भी पार्टी की तरफ टिल्ट करने में, तो ऑब्वियसली स्कीम मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग पर इसका असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर प्रजातंत्र की हत्या होगी। आइए फिर से देखिए इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, was meant to avoid tilting the balance in favor of either side
until the matter was heard in detail, जब तक कि इस मैटर की सुनवाई डिटेल से नहीं की जाती है। मतलब क्या समझिए, देखिए यहां पर गौर से समझिएगा, सब्जेक्ट है द पोर्शन ऑफ द 2019 ऑर्डर, ये सब्जेक्ट है, और यहां पर was वर्ब है, मीन्ट टू अवॉइड, ये पूरा का पूरा वर्ब के रूप में ले सकते हैं, was meant to avoid द पोर्शन ऑफ द 2019 ऑर्डर, 2019 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हिस्सा, जिसमें यह कहा गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को सारा डिटेल एनोनिमस कंट्रीब्यूशन जो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए रिसीव करेंगे, उस सारा डिटेल उनको सील्ड तरीके से इलेक्शन कमीशन के पास जमा करना है। वो उसका उद्देश्य ये था, वाज मीन्ट, सिर्फ उद्देश्य था कि वो बैलेंस को टिल्ट ना करें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये बात खुलने पर किसी एक पार्टी के फेवर में चला जाए या फिर किसी के फेवर में फैसला चला जाए, जब तक कि फैसले की पूरी, मामले की पूरी सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये बस सिंपल सेंटेंस इतना ही छोटा है। द पोर्शन ऑफ द 2019 ऑर्डर वाज मींट टू अवॉइड टिल्टिंग द बैलेंस इन फेवर ऑफ आइदर साइड अंटिल द मैटर वाज हर्ड इन डिटेल। और कौन सा हिस्सा, ऑर्डर के जिस हिस्से में कहा गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन के सामने सारे डिटेल्स एनोनिमस कॉन्ट्रीब्यूशंस का जो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए रिसीव करते हैं, उसका सारा डिटेल्ड सील्ड कवर में इलेक्शन कमीशन के सामने प्रस्तुत करें। ऐसा करवाने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वो कोई भी सूचना लीक करके, इंफॉर्मेशन लीक करके फैसले को किसी भी एक साइड की तरफ टिल्ट नहीं करना चाहते थे, जब तक कि पूरी सुनवाई ना हो जाए। इट वॉज ऑल्सो अंडरस्कोर्ड, यह बात भी हाईलाइट की गई थी, वॉज ऑल्सो अंडरस्कोर्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। दैट, देन, उस समय, दैट की, यह बात भी उस समय हाईलाइट की गई थी कि वेटी इशूज का मतलब इंपॉर्टेंट इशूज, जिनका वजन ज्यादा है, जिनका महत्व ज्यादा है, इंपॉर्टेंट इशूज विच हैव ए ट्रिमेंडस बेयरिंग, जिनका काफी गहरा कनेक्शन है ऑन द सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस के पवित्रता से, चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता और ईमानदारी से जिन मुद्दों का गहरा संबंध है देश में, वेयर इन्वॉल्व्ड, ये मुद्दे भी उसमें शामिल थे। मतलब इन सभी कारणों से 2019 में जो ऑर्डर पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस ऑर्डर में कहा गया था कि जनता के सामने कोई भी इंफॉर्मेशन अभी लीक नहीं होना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए जो भी एनोनिमस कंट्रीब्यूशन रिसीव करती हैं पार्टीज या कैंडिडेट्स, उसको सील्ड कवर में इलेक्शन कमीशन के सामने आपको देना है, ताकि इसके बारे में कोई जानकारी न खुल सके। इसका दो गलत प्रभाव हो सकता था। एक तो गलत प्रभाव हो सकता था कि परिणाम किसी एक साइड में चला जाता, और दूसरा गलत प्रभाव हो सकता था कि बहुत सारे इलेक्टोरल प्रोसेस की सैंक्टिटी मतलब पवित्रता, उसकी गरिमा इन मुद्दों में निहित थी, इसलिए भी इसको गुप्त रखना उस समय जरूरी था। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस मामले में, इस संदर्भ में, इट डिफाइज लॉजिक फॉर द कोर्ट। अब कोर्ट ने जो लॉजिक दे दिया है उसको चुनौती देता है। टू मेंटेन दैट, कोर्ट ने क्या लॉजिक दिया है? कोर्ट ने यह कहा है कि नो इंटरिम स्टे इज नेसेसरी, कोई भी अंतरिम स्टे ऑर्डर नेसेसरी नहीं है जब तक कि नॉट गिविंग एनी इंडिकेशन, इस बात का कोई इशारा नहीं दिया जाए, संकेत नहीं दिया जाए कि व्हेन इट विल, इट मतलब सुप्रीम कोर्ट, व्हेन सुप्रीम कोर्ट विल टेक अप द केस फॉर फाइनल डिस्पोजल। फाइनल डिस्पोजल के लिए कोर्ट कब इस केस को लेगी, अगर इसका कोई इंडिकेशन नहीं दिया जा रहा है तो इंटरिम स्टे अति आवश्यक नहीं है। कोर्ट का ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक को चुनौती मिलता है इस संदर्भ में। चलिए, द लेटेस्ट ऑर्डर ऑल्सो फेल्स, ये जो लेटेस्ट ऑर्डर है सर सुप्रीम कोर्ट का, या इसमें भी असफल हो जाता है। क्या में? टू नोट दैट, इस बात को गौर करने में कि द सबमिशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पार्टिकुलर्स, कॉन्ट्रीब्यूशन पार्टिकुलर्स का जो सबमिशन है, किसके द्वारा? पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। सबमिशन सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब यहां पर आ गया, वाज ए वन टाइम अरेंजमेंट, ठीक है। यानी कोर्ट इस बात को भी गौर नहीं कर पाई कि
पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल्स जमा करना है किसके पास, इलेक्शन कमीशन के पास, ये वन टाइम अरेंजमेंट है, मतलब दोबारा नहीं करना है पॉलिटिकल पार्टीज को, सिर्फ एक ही बार करना है। देयर इज नथिंग टू सजेस्ट, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है कि इट अप्लाइज टू सबसेक्वेंट ट्रांसेस ऑफ द it applies to subsequent tranches of the sale of electoral bonds। यह बताने की जरूरत नहीं है इस बात को कि यह जो बात होती है, जो बात अभी आया है, जो फैसला अभी आया है, यह लागू होता है आगामी ट्रांसेस ऑफ द सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के उस मतलब आने वाले जो सेल होंगे उस पर। इसीलिए टू डिस्क्राइब इट एज ए सेफ गार्ड हैज लिटिल मीनिंग, इसको अगर आप सेफ गार्ड के रूप में डिस्क्राइब करते हैं तो इसका कोई मायने नहीं रहता है। द प्रॉब्लम विथ टेकिंग अप ओनली एप्लीकेशंस फॉर अ स्टे इज दैट वाइटल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज डू नॉट फॉल अंडर द जोन ऑफ कंसिडरेशन। इस एप्लीकेशंस जो स्टे के लिए, जो स्टे ऑर्डर के लिए एप्लीकेशंस डाले गए हैं, उनको एक्सेप्ट करने के पीछे जो समस्या ये है कि जो सिर्फ समस्या, एकमात्र समस्या ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को हम लोग जोन ऑफ कंसिडरेशन में नहीं डाल सकते हैं। जो वाइटल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है, जो महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे हैं, उनको विचाराधीन नहीं रखा जा सकता है। द इन्फर्मिटी मतलब वीकनेस, कमजोरी इन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम इज नॉट, एज द कोर्ट सीम्स टू सजेस्ट, लिमिटेड टू ब्लैक मनी। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम में जो खराबी है, जो कमजोरी है, वो सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि ब्लैक मनी बीइंग यूज्ड टू फंड पार्टीज, कि ब्लैक मनी का उपयोग किया जाएगा पार्टीज के लिए। कोर्ट यही कहना चाहती है, कोर्ट अपने फैसले से कहना चाहती है कि भाई ब्लैक मनी का उपयोग नहीं हो पाएगा पार्टीज को फंड करने के लिए। तो समस्या सिर्फ ब्लैक मनी के उपयोग की नहीं है। इट हैज लेबर्ड टू पॉइंट आउट दैट, इसने बहुत ज्यादा जोर दिया, इट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा जोर दिया, इस सब्जेक्ट है हैज लेबर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस का वर्ब है, टू पॉइंट आउट दैट। इस सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया इस बात को हिंट करने में कि द स्कीम वर्क्स solely through banking channels। सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को हाईलाइट कर रही थी कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है पूरी तरह से बैंकिंग चैनल से के जरिए काम करती है, एंड कैन बी यूटिलाइज्ड, इसको उपयोग किया जा सकता है ओनली विथ केवाईसी कंप्लायंट एंटिटीज, सिर्फ उन्हीं संगठनों या उन्हीं व्यक्तियों के जरिए जिनका केवाईसी हो रखा है, नो योर कस्टमर वाला से लेवल पूरा हो रखा है। ठीक है, हालांकि द क्रक्स ऑफ द इशू, जो मेन पार्ट है इस मुद्दे का, वो ये है द एनोनिमिटी गिवन टू कॉर्पोरेट डोनर्स। जो एनोनिमिटी दिया जा रहा है, जो गुमनामीता दिया जा रहा है, सेक्रेसी दिया जा रहा है कॉर्पोरेट डोनर्स को, एनोनिमिटी नाउन है और गिवन V3 है, तो यहां पर देखिए फिर से ही आ जाएगा विच हैज बीन गिवन, विच हैज बीन गिवन कॉर्पोरेट डोनर्स को इन कॉम्बिनेशन विद द एब्सेंस ऑफ एनी सीलिंग। और इसमें कोई सीलिंग भी नहीं लगाया गया है, हाईएस्ट पॉइंट भी नहीं लगाया गया है कि एनोनिमस तरीके से कॉर्पोरेट डोनर्स जो हैं, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, इसके जरिए हाईएस्ट कितना पैसा डोनेट कर सकते हैं, फंड कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं रखा गया और उनको एनोनिमिटी दे दी गई। अब सोचिए इससे क्या होगा। दिस मीन्स, इसका मतलब यह है कि द राइट टू नो ऑफ वोटर्स, जो अधिकार है मतदाताओं के जानने का अधिकार, रिकॉग्नाइज्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन पास्ट रूलिंग्स, जिसको पिछले सरकारों में एक संवैधानिक अधिकार के रूप में देखा गया था, इज एब्रिज्ड, उसको छोटा कर दिया गया है। ठीक है, इज एब्रिज्ड, एब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन, वीकेन। ठीक है, तो जिस अधिकार को पीछे की सरकारों ने, जनता के जानने के अधिकार को, जिस अधिकार को पिछली सरकारों ने एक संवैधानिक अधिकार बताया था, इस सरकार ने उन अधिकारों को काटकर छोटा कर दिया, जनता के उन अधिकारों को। फर्दर, इसके अलावा
द लिंक बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड पॉलिसी मेकिंग रिमेन्स इम्पेनिट्रेबल टू द सिटीजन्स। देखिए फिर से जो बात हमने शुरू में कही थी यहां पर आ गया कि जो फंड राशि दी गई, जो फंडिंग की जा रही है, जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, उसके और पॉलिसी मेकिंग के बीच में क्या लिंक है। मतलब यदि कोई कॉर्पोरेट हाउस सेक्रेट तरीके से बहुत बड़ा अमाउंट देता है किसी पार्टी को और वो पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो जाहिर सी बात है उस कॉर्पोरेट हाउस को पे बैक करने के लिए अपने पॉलिसी मेकिंग में कुछ ना ट्विस्ट एंड टर्न ऐसा लाएगा जो उस एक पर्टिकुलर या कुछ पर्टिकुलर कॉर्पोरेट हाउसेस को ज्यादा बेनिफिट करेगा वो पॉलिसी। और ये लिंक सिटीजन्स के लिए इम्पेनिट्रेबल होगा। सिटीजन्स इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे कि सरकारें ऐसा नीति क्यों बना रही हैं। एनी नंबर ऑफ शेल कंपनीज, शेल कंपनीज आप समझते हैं, शेल कंपनीज एक तरह से बोगस कंपनीज होती हैं, जाली कंपनीज, जाली नहीं होती है, होती है ओरिजिनल, लेकिन ये ट्रेडिंग नहीं करती हैं। बस इसलिए इनको बनाया जाता है ना कि फंड को इधर से उधर, उधर से इधर इन कंपनीज के जरिए ट्रांसफर किया जा सके। तो एनी नंबर ऑफ शेल कंपनीज कैन बी क्रिएटेड वर्ब है, ठीक है, और आपका ये सब्जेक्ट है। मतलब बहुत बड़ी संख्या में शेल कंपनीज बनाया जा सकता है एंड देयर बैंक अकाउंट्स कैन बी यूज्ड मतलब यहां कैन बी यूज्ड, उनके बैंक अकाउंट्स को यूज किया जा सकता है फॉर मेकिंग एनोनिमस कंट्रीब्यूशंस, गुमनाम और सेक्रेट कंट्रीब्यूशंस यानी फंडिंग करने के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। अब आप हमको बताइए कि फिर कैसे किसी कॉर्पोरेट डोनर को आप ट्रेस कीजिएगा कि किसने कितने पैसे किस पार्टी को दिया है इलेक्शन के लिए, सहयोग के लिए। द क्लेम, ये जो दावा किया जा रहा है, दैट जो द क्लेम कि द वेल ऑफ एनोनिमिटी सब्जेक्ट है, ये जो गुमनामी है, सेक्रेसी है, इसका घूंघट, इसका पर्दा, कैन बी पियर्स्ड वर्ब है, कैन का पैसिव वॉइस, इसको भेदा जा सकता है विद अ लिटिल एफर्ट। ये दावा जो किया जा रहा है कि एनोनिमिटी के वेल को हम लोग तोड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं, इसको भेज सकते हैं थोड़ा सा प्रयास करने के द्वारा, बाय मैचिंग द ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ पार्टीज के ऑडिटेड अकाउंट्स विद द स्टैट्यूटरी फीलिंग्स ऑफ कंपनीज, कंपनी के संवैधानिक जो फीलिंग्स होते हैं उनके इनकम टैक्स के और खर्चे के, ठीक है, इज क्वाइट वे ऑफ द मार्क। ये बिल्कुल गलत है। मतलब ये देखिए सुप्रीम कोर्ट भी दावा कर रही है और केंद्र सरकार भी दावा कर रही है कि अगर आपको लगता है कि कोई कॉर्पोरेट हाउस गुमनाम तरीके से बहुत ज्यादा फंड कर करके इलेक्शन के रुख रवैये को बदल दे सकता है और पार्टी किसी एक पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उस इसमें डिसाइसिव रोल प्ले कर सकता है, तो आप इसको जान सकते हैं पार्टी के ऑडिटेड अकाउंट्स के और जो कंपनी है उसके स्टैट्यूटरी फीलिंग्स को मिलान करके। तो ये बेतुका बात है, शेल कंपनीज बना दिया जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा किस कॉर्पोरेट हाउस का कौन सा शेल कंपनी है और उसके जरिए वो कितना किस पार्टी को कर रही है फंड, कभी पता नहीं चलेगा। तो ये दावा ही वे ऑफ द मार्क है। ये जो दावा है, द सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब है, ठीक है, ये दावा क्वाइट वे ऑफ द मार्क है, पूरी तरह से इनकरेक्ट है। पार्टीज डिक्लेयर ए क्यूमुलेटिव फिगर ऑफ अमाउंट्स, पार्टी जो है सामूहिक रूप से एक अमाउंट डिक्लेयर कर देते हैं रिसीव थ्रू द बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स का यही होता है कि पार्टीज डिटेल नहीं बताते हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इन बॉन्ड से आने वाले अमाउंट को मोटा मोटी डिक्लेयर करते हैं। नो इन्फेरेंस कैन बी ड्रॉन, कोई भी अर्थ नहीं निकाला जा सकता है बाई कंपनीज डिस्क्लोजर ऑफ इट्स टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, किसी भी कंपनी का यदि डिस्क्लोजर भी कर दे कि इसका टोटल कंट्रीब्यूशन टू वन और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, कि एक या मोर पॉलिटिकल पार्टीज का कितना उसने कंट्रीब्यूशन किया, इससे कोई इन्फ्रेंस नहीं निकाला जा सकता है। इट इज टाइम के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का क्लाउज आता है, ठीक है, यस, मतलब कोर्ट को पहचान लेना चाहिए कि द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम अंडरमाइंस द वोटर्स राइट टू नो। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम है वो वोटर्स के जानने के अधिकार को कमजोर करता है बाय इट्स नेचर। इसका बनावट ही ऐसा है। यदि हम बाय इट्स वेरी नेचर बोलते हैं तो इस स्कीम का प्राकृतिक बनावट ही, इसको बनाया ही इस तरीके से गया है कि जनता के सूचना के अधिकार को ये कमजोर करता है। यह था 29 मार्च के एडिटोरियल का एनालिसिस ग्रामर, स्ट्रक्चर और न्यू वोकैबुलरी के आधार पर। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया थॉरली, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, कुछ पुरानी वर्ड्स का भी और स्ट्रक्चर्स का भी आपको रिवीजन हुआ होगा। अगर आप सीखते हैं और आपको फ़ायदा होता है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, जितने ज़्यादा ग्रुप्स में कर सकते हैं। कमेंट में अपनी ओपिनियन लिख के हमें बताएं, लाइक करें, और अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को हिट करें और रेगुलर तरीके से नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे अपलोड्स के और अपडेट्स। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मोबाइल सेटिंग्स में यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या नोटिफिकेशन मिस ना करें। आप ये सारे कोर्सेज मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर भी अवेल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलेंगे नए एडिटोरियल के साथ। थैंक यू वेरी मच।